नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से आपकी तमाम परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछ जाते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से गलत नहीं होगा। चलिए फिर समय को नष्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम पूरा इतिहास इसमें देखेंगे। तो देखिए भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए भाई, जिस काल का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता उसका नाम दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल। केवल हम क्या करते हैं, हम खोज में मिली हुई वस्तुओं को देखकर ही पूरा पाषाण काल का इतिहास हमने जाना है, समझा है। अब आगे देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो देखिए भाई, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से शुरू करता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, आपका जवाब हो जाएगा 3 भागों में। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए भाई, ये है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, और ये देखिए इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1 निम्न पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल, और नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस तरीके से प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। और देखिए इनका जो काल विभाजन है वो किस तरीके से किया गया है। तो देखिए, पहले बात करूंगा मैं निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। तो देखिए, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल माना गया है निम्न पुरापाषाण काल का। उसी तरीके से मध्य पुरापाषाण काल की बात करेंगे हम। तो देखिए भाई, ये 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का काल माना गया है। किसका माना गया है? मध्य पुरापाषाण काल का। अब हम बात करेंगे उच्च पुरापाषाण काल की। तो देखिए, 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का काल माना गया है। किसका? ये उच्च पुरापाषाण काल का। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं कुछ फैक्ट हम, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए भाई, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था कब से? 1863 ईस्वी से। तो देखिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम नामक स्थान पर एक हैंडेक्स निकाला था। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे हम, भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातात्विद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था? तो देखिए भाई, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। और यदि पूछे कब किया था, तो ये किया था 1863 में। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? यदि एग्जाम आ जाए कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो आपका जवाब होगा ये भूवैज्ञानिक थे और पुरातात्विद भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, यानी कि पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, तो इस तरीके से त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। परीक्षा में आता है कि त्रियुगीन विभाजन किसने किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा थॉमसन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, भूवैज्ञानिक पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था? तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था। तो देखिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम, जो कि मद्रास के समीप है, वहाँ से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अतिरपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए, अतिरपक्कम जो स्थान है, वहाँ जो खोज की थी, किसने खोज की थी पूर्व पाषाण काल की? तो ये की थी विलियम किंग ने की थी। ठीक है, और पल्लवरम में
किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भी देखिए, ये है मानव विकास क्रम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है न, क्रम लगाने के लिए दे देते हैं कूट कूट के अनुसार। तो देखिए भाई, जो पहले मानव आया था उसका नाम क्या था? वो था रामापिथेकस। उसके बाद आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद होमो इरेक्टस। उसके बाद नियंडरथल। उसके बाद होमोसेपियंस। तो ये है मानव विकास का क्रम। ठीक है, आपको याद रखना है। पहले किसका नाम याद रखना है? रामापिथेकस। उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद में होमो इरेक्टस। उसके बाद में नियंडरथल। उसके बाद में होमोसेपियंस। तो ये क्रम जो है परीक्षक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत न्यूनतम काल में प्रकट हुआ था। तो ये कौन था? देखिए, ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि नंबर 2 पे अभी मैंने आपको बताया था। आगे देखते हैं भाई, किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? तो देखिए भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नियंडरथल ने। ठीक है, तो नियंडरथल जो था, इसने सबसे पहले क्या किया था? शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक प्रयोग शुरू किया था। तो किसने किया था? नियंडरथल ने, जो कि आप देख रहे हैं होमोसेपियन से पहला मानव था। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए भाई, अब मैं बात करूंगा आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। ठीक है, जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, उसका जो विकास था वो लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो देखिए भाई, आगे देखेंगे अब हम। यह है हमारा होमोसेपियंस को आदि नामों से जानते हैं। तो देखिए, होमोसेपियंस के कुछ नाम दिए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, होमोसेपियंस को प्रज्ञ मानव भी कहते हैं, और हम होमोसेपियंस को क्रोमैग्नोन भी कहते हैं, और इसको हम चांस लेडगिरिमाल्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, तीनों ही नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पुरापाषाण काल युग से या पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो देखिए, बात हो रही है पुरापाषाण काल की। तो देखिए, पुरापाषाण काल में जो उपकरण थे वो किस प्रकार के थे? तो देखिए, क्रोड़ के बने होते थे, क्रोड़ उपकरण थे। हस्तकुंठार, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स। और विदारणी, जिसे हम क्लीवर कह देते हैं। और खंडक, गंडासा, जिसे गंडासा कहते हैं। तो ये थे हमारे पुरापाषाण काल के कुछ प्रमुख उपकरण। आगे देखेंगे हम, पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो देखिए, पुरापाषाण काल जो उपकरण हैं वो पाए गए हैं बेलन घाटी से। और बेलन घाटी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। फिर उसके बाद पाए गए सोन घाटी, फिर नर्मदा घाटी, और फिर भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से। ठीक है, तो पुरापाषाण काल युग के जो उपकरण मिले हैं उनमें मुख्य जो स्थान है बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से है। तो अगला फैक्ट है भाई, मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए भाई, जो मध्य पुरापाषाण काल था इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल यानी कि फलक संस्कृति। अब देखिए, मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे, अभी आपने पढ़े थे पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण। तो कौन कौन से थे? वेधनी, छेदनी और खुरचनी। ये थे मध्य पुरापाषाण काल के कुछ उपकरण जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण बने थे। तो देखिए, मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे वो बने थे सल्कों के बने हुए थे, विविध प्रकार के फलक से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? उच्च पुरापाषाण काल की।
तो देखिए उच्च में क्या थी, तक्षिणी, खुरचनी, ठीक है। तक्षिणी और खुरचनी आपको याद रखनी है, ये किसके थे, ये उच्च पुरापाषाण काल के या उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं, जिसको हम ब्लेड्स या ब्यूरिन्स भी कहते हैं। ये आपको ये याद रखने हैं। तो देखिए भाई, चापर चांपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए चापर चापिंग जो पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इस सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले। तो देखिए भारत में जो पुरापाषाणिक जो उपकरण थे, सबसे पहले मिले थे पल्लवरम, जो कि मद्रास तमिलनाडु में स्थित है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहाँ से हैंडेक्स खोजा था। अब देखिए परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है। जो परिष्कृत औजार थे वो किस में थे, उच्च पुरापाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे भी हम, उच्च पुरापाषाण काल हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए जो मातृ देवी की मूर्ति जो कि हड्डी की बनी हुई थी, वो प्राप्त हुई है बेलन घाटी से। बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब आप देखेंगे सिंहावल और संघोबा पुरास्थल हैं। देखिए सिंहावल और संघोबा ये दोनों ही निम्न पुरापाषाण काल के संस्कृति के हैं, ठीक है। तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति के स्थल हैं। अब देखिए भी आगे, निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनोरा यानी कि नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी। तो ये की थी भाई, देखिए दोबारा यहाँ देख लीजिएगा, तो ये थी डॉक्टर अरुण सोनंक्या ने। डॉक्टर अरुण सोनंक्या ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अपने तमाम मित्रों के पास इसको शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे भाई मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें हम अब जानेंगे। तो देखिए पहला फैक्ट है, मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। तो देखिए मध्य पाषाण संस्कृति का जो महत्व है मोटे तौर पर ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का जो बीच का जो युग था उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी। तो ये दी थी 1867 से 18 ईस्वी में, ठीक है। 1867-68 ईस्वी में दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र पर की थी। तो ये की थी विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से। विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था क्या, माइक्रोलिथ उपकरण, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे आकार में बहुत छोटे थे और उन्हें क्या कहते थे, उन्हें हम कहते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किन पत्थरों से हुआ था। तो ये थे जेस्पर और कल्चडेनी, चार्ट फ्लिंट और क्वार्टजाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। अब देखिए मध्यकाल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था। जो मध्यकाल के उपकरण थे उनका आकार प्रकार जो था वो कैसा था। तो आपका जवाब हो जाएगा। तो देखिए जो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो चंद्राकार थे, अर्धचंद्राकार भी थे और वे त्रिभुज के आकार में भी थे, त्रिभुजामुखी भी थे। अब आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये हुए हैं, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं
वो मिले हैं आदमगढ़ से। और ये कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। और बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। यदि ऑप्शन में आदमगढ़ दिया हुआ है तो आपको इस पर टिक करना है। यदि आदमगढ़ नहीं है तो आपको फिर बागोर पर टिक कर देना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। मध्य पतन काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए भाई, मध्य पतन काल में मानव के अस्थि पंजर का जो पहला साक्ष्य मिला है वो मिला है सराय नाहर राय से, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है सराय नाहर राय। यहाँ से हमें क्या मिला है? मानव के अस्थि पंजर सबसे पहले देखने को मिले हैं। आगे देखते हैं, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए भाई, वन्य धान का जो प्रमाण मिला है वो मिला है चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो इलाहाबाद यूपी से। भारत के किस शिलाकोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, सर्वाधिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं भीमबेटका की गुफा से, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से शिलाखोह के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हड्डी के बने उपकरण जो मिले हैं वो मिले हैं महदहा से। और महदहा कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिले में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है महदहा। और महदहा से क्या मिला है? हड्डी के उपकरण। हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए आगे, किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, 3 मानव कंकाल की बात हो रही है तो ये मिले हैं दमदमा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है नर्मदा घाटी से। और ये कहाँ पर है? बोरी नामक एक स्थान है जो कि महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है नर्मदा घाटी, बोरी और महाराष्ट्र, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो देखिए, होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी पाई गई है वो पाई गई है हथनोरा से। कहाँ से? हथनोरा से या फिर नर्मदा घाटी से। आपको दोनों ही याद रखने हैं। हथनोरा से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो देखिए भाई, भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक जो कहते हैं वो कहते हैं बेलन नदी घाटी को, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो सवाल दोबारा सुनिए भाई। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल कौन सा है? तो देखिए, वो है बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, बागोर साइट के संबंध में सही कथन है? तो देखिए, यह राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सब ठीक ही मिलेंगे आपको। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। बिल्कुल सही फैक्ट है। तो आगे देखेंगे भाई, जम्बू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। अब आगे देखेंगे हम, ये देखिए, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो देखिए, ये पाए गए हैं हथनोरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशु वध स्थल यानी कि भूषण खाना प्राप्त हुआ है?
तो देखिए पशुवध का स्थल जिसे हम कहते हैं भूसड़ खाना, तो वो कहाँ से मिला है? महदहा से मिला है, जो कि प्रतापगढ़ में है। तो अगला क्वेश्चन है भाई, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो देखिए सराय नाहर राय और जो महदहा है, ये दोनों ही गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं सराय नाहर राय और महदहा। तो अगला क्वेश्चन है भाई, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो प्राचीनतम कलाकृतियों का जो प्रमाण है किस काल से संबंधित है? तो यह है उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल दिए हुए हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। तो देखिए भाई, स्थल है वीरभानपुर। वीरभानपुर कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल का स्थल है। उसके बाद देखेंगे हम, ये लंगनाज ये गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में है। और उसके बाद देखेंगे हम सराय नाहर राय, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, और महदहा भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले फैक्ट देख लेते हैं। देखिए मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो देखिए मध्यकालीन जो गुफाएं हैं उसमें चित्र बने हैं, तो आखेट नृत्य और युद्ध से संबंधित जानकारी हम देखने को उसमें मिल जाती है, ठीक है। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो खोज की गई थी नवपाषाण काल के स्थल की, तो वो था हमारा लिंग सुगुर, जिसकी खोज की गई थी 1842 में, और स्थान कहाँ पर? ये मैसूर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो भारत में नवपाषाणिक स्थल है वो जिसका नाम है लिंग सुगुर, जिसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी, और ये कब की गई थी? 1842 में की गई थी। चलिए अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। अब चले कौन से काल? नवपाषाण काल। तो देखिए भाई, विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, या कब से माना जाता है? तो देखिए 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है नवपाषाण काल का प्रारंभ। भारत में नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। तो वह स्थल है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है मेहरगढ़? बलूचिस्तान में है। अब देखिए नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लैन में सूर्यर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये किए थे टोस नदी घाटी से, जो कि यूपी में है। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो वह स्थल जहाँ से पाषाण काल से लेकर के पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं, तो वो स्थान है मेहरगढ़। कौन सा है? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य देखने को मिले हैं। भारत में प्राप्त प्राचीन कीर्ति साक्ष्य वाला स्थल है। तो देखिए प्राचीन कीर्ति साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, तत्पश्चात मेहरगढ़, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको पकड़ना है लहुरा देव, उसके बाद में संत कबीर नगर, फिर उसके बाद में मेहरगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से मेहरगढ़ जो है तीसरे नंबर पर माना जाता है, और पहले नंबर पर लहुरा देव माना जाता है प्राचीन कृषि के साक्ष्यों के स्थलों के रूप में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी, 21 वर्ष की थी। तो देखिए बुर्जहोम की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1935 में। कब की थी? 1935 में खोज की गई थी।
पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम वो मिले हैं कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है, अपने यूपी में। तो भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए, बात गेहूं की आ गई, पहले चावल की बात थी, अब किसकी बात है? गेहूं के साक्ष्य। ये मिली हमें कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व का स्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, पालतू भैंस के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। आगे चलेंगे। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भाई, एक नवपाषाणकालीन स्थल है जिससे मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। तो यानी कि मानव के साथ एक कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हमें कहाँ से? बुर्ज होम से। बुर्ज होम दोस्तों एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मैंने अभी आपको बताया था, बुर्ज होम एवं गुफ्फरकाल। बुर्ज होम एवं गुफ्फरकाल ये दोनों ही स्थल कहाँ पर हैं? दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर में हैं। और यहाँ से क्या क्या मिलता है? दोनों में ही गर्त आवास यानी कि गड्ढे में रहने के स्थान मिलते हैं। और बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। तो पशु हड्डी के जो उपकरण मिले हैं या हिरण के सींगों के जो उपकरण मिले हैं वो मिले हैं चिरांद से। तो चिरांद कहाँ पर है? ये है सारण बिहार में। सारण बिहार में है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन जो स्थल है मुख्य रूप से वो है बेल्लारी। और ये कहाँ पर है? यह कर्नाटक में है। किस नवपाषाणकालीन प्रस्थल से राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भाई, ये जो स्थान है आपको याद रखने हैं। राख के टीलों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राख के टीलों के जो स्थान मिले हैं उसके लिए 3 स्थान मुख्य रूप से जाने जाते हैं। तो पहला स्थान है संगन कल्लू। कौन सा है? संगन कल्लू, जो कि बेल्लारी कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले मिले हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम पीकली हल्की। तो यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। उसके बाद में उतनूर से। तो आपको 3 स्थान याद रखने हैं, संगन कल्लू और पिकली हल और उतनूर। ये तीनों ही स्थान ऐसे स्थान हैं जहाँ से राख के टीले या राख के अवशेष देखने को मिले हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत में वो कौन कौन से स्थल हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो देखिए, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोड़क्कल, पीकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर और तेक्कल कोट जो कि कर्नाटक में है, और पेमपल्ली तमिलनाडु, उतनूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नवपाषाण काल की प्रमुख देन है। देखिए क्या देन है। तो नवपाषाण काल ने क्या दिया है या क्या सिखा कर गया है? तो देखिए, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास नवपाषाण काल की देन है। कृषि का विकास ये भी नवपाषाण काल की देन है। कुंभकारी का निर्माण भी नवपाषाण काल की देन है। और आग का सर्वप्रथम प्रयोग भी नवपाषाण काल की देन है। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल से संबंधित है। अब देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से पाए जाते हैं? तो कि वसूली छेनी और छेद वाला गोल पत्थर जो मिला है वो नवपाषाण काल से मिला है। ठीक है,
फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे कहते हैं हार्वेस्टर किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है बुर्ज होम से। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। और बुर्ज होम से और क्या मिला है? यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और यहीं पर ही गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नवपाषाण स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो देखिए, पशु बाड़े का जो प्रमाण मिला है वो मिला है मेहगढ़ा से। कहाँ से मिला है? मेहगढ़ा से, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आता है कोई विविध, ठीक है। अब विविध क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। तो देखिए, चित्रित शैलास्त्रों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो देखिए, चित्रित शैलास्त्रों की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, मेखला है, वो कौन सी है? जोरा भीमबेटका। एक जोरा है और एक भीमबेटका, ठीक है। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? देखिए, पूर्व प्रस्तर युग की बात हो रही है, तो अधिकांश जो औजार थे वो बने थे स्फटिक से बने थे। किससे बने थे? स्फटिक से बने थे। अब देखेंगे, आगे बात करेंगे हम, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पेशरा से। और पेशरा कहाँ पर है? ये बिहार में है, ठीक है। तो पेशरा से क्या मिले हैं? यहाँ झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं पेशरा से, ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है। तो देख, शुतुरमुर्ग के अंडों पर जो चित्र का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है पाटने से, ठीक है। पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं और उन पर चित्रांकन के अवशेष मिले हैं। अब देखिए आगे, उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो उत्कीर्ण शैल चित्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम पेट्रोग्लिफ। क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ। इस शब्द आपको याद रखना है, पेट्रोग्लिफ। ये क्या होता है? उत्कीर्ण शैल चित्र, ठीक है। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो ये क्या था? वी.एन. मिश्रा ने। किसने किया था? वी.एन. मिश्रा ने किया था। चलिए और देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च पुरापाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उच्च पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जानते हैं हम। वो क्या है? तो है मेगधेलियन संस्कृति। मेगधेलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं और मेगधेलियन संस्कृति भी इसको कहते हैं। किसे? नवपाषाण काल को, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल को, नव नहीं, उच्च पुरापाषाण काल को कहते हैं। अब देखिए, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम जो मिला है सोन घाटी क्षेत्रों से मिला है। मध्य सोन नदी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है। तो देखिए, सिंगाबल, पटपरा, बाघौर एवं खेतौनही, ठीक है। ये इनका क्रम है। पहले सिंगाबल, फिर उसके बाद में फिर क्या लेंगे हम? पटपरा, बाघौर और फिर खेतौनही। सॉरी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो देखिए, प्रागैतिहास का जो अध्ययन का विषय है वो क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास, ठीक है। निरक्षर समाजों का इतिहास, यानी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ से कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। हस्तकुंठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो हस्तकुंठार जो उपकरण थे वो किस विधि के उपकरण थे? तो वाइफेशियल विधि के उपकरण थे हस्तकुठार। पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो देखिए, शिकार करना ही इनका मुख्य धंधा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो देखिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनके जो अवशेष बिल्कुल क्रम में पाए गए हैं तो ये मिले हैं बेलन घाटी,
विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ये 3 स्थान है, आपको याद रखने हैं, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी। यहाँ से क्या मिला है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, तीनों ही कालों के जो अवशेष हैं वो क्रम से मिलते हैं। ठीक है, बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टोन टूल्स किसकी घोतक है? तो ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर। ठीक है, ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ईसामपुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो 2001 में प्राप्त हुआ है अश्मीकृत मानव, ठीक है, शिशु कपाल। तो देखिए ओदे से मिला है। ओदे कहाँ पर है? ये केरल में है। ओदे केरल से प्राप्त हुआ है पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा दृष्टि से मोस्ट हो जाता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं ए कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालक्रम। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1 की। तो ये है हमारा एबी बेली। तो एबी बेली ये क्या? अनगढ़, भारी, भरकम हस्तकुठार मिले हैं। एसूली काफ़ी छोटी सुडौल हस्तकुठार यानी कि ऋषियुग। और मैस्तारी मध्य पुरापाषाणकालीन यानी कि पश्चिमी यूरोप। और मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाणकालीन। ठीक है, अब बात हम करें, आगे देखेंगे अभी हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम। जो संस्कृति थी उनका जो क्रम है वो किस तरीके से है? तो देखिए, पहले है पैलियोलिथिक, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। उसके बाद है मेसोलिथिक, इसे क्या कहते हैं हम? मध्य पाषाण काल। लियोलिथिक ये है नव पाषाण काल। और कैल्कोलिथिक ये है ताम्र पाषाण काल। तो ये आपको नाम भी याद रखने हैं कि पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल है, और मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल है, और नियोलिथिक ये नव पाषाण काल है, और कैल्कोलिथिक ये ताम्र पाषाण काल है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है? तो देखिए पहले हमारा है पूर्व पाषाण काल। देखिए ये पै से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये भी देखो पै पे शुरू हुआ है, पैलियोलिथिक। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल। और देखिए मध्य पाषाण काल की बात हम करें तो ये मै से शुरू हुआ है, मै से मध्य और मै से मेसोलिथिक। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको। उसी तरीके से नव पाषाण काल में नव नए पर शुरू हुआ है, और देखिए न्यूलिथिक भी नए पर ही शुरू हो रहा है, नी से। तो आपको इस तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद में कैल्कोलिथिक जो है, कैल्कोलिथिक ये ताम्र पाषाण युग से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। अब हम बात करेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति को कैल्कोलिथिक, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से जाना जाता है। अब देखिए भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? तो देखिए जो भारत में ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां हैं वो कहाँ से पाई गई हैं? तो मुख्य स्थान है इसमें दक्षिण पूर्वी स्थान, यानी कि राजस्थान। दक्षिण पूर्वी स्थान यानी कि राजस्थान से ताम्र पाषाण युगीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत, तो ये कैसे स्थल है? ये सभी ताम्र पाषाण युगीन स्थल हैं या बस्तियां हैं।
ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत। चलिए आगे देख लेते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृति। तो देखिए कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करूँगा आहार संस्कृति की। ठीक है, आहार, इसे हम आहार भी कह देते हैं। इसका जो काल बताया गया है 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का बताया गया है। उसके बाद देखिए कायथा संस्कृति। कौन सी? कायथा संस्कृति। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक का इसका समय बताया गया है। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व। और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक का माना गया है। अब देखिए राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित हैं। तो देखिए वो कौन कौन से स्थल राजस्थान में जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं। तो देखिए अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद, ये राजस्थान के वो स्थल हैं जो कि ताम्रपाषाण कालीन हैं। अब देखिए अहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम है। तो देखिए अहाड़ का जो प्राचीन नाम है वो है ताम्बती। क्या है? ताम्बती। ताम्रपाषाणिक स्थल नर्मदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है। तो नर्मदा टोली की तिथि जो निर्धारित की गई है 1600 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक की मानी गई है नर्मदा टोली की तिथि। अगला क्वेश्चन है नर्मदा टोली का उत्खनन कार्य किस प्रतापविद ने किया था? तो ये क्या था? HD संकालिया ने। HD संकालिया ने किया था नर्मदा टोली का उत्खनन। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो देखिए ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो मनुष्य को उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। उत्तर में सर, दक्षिण की तरफ पैर। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल आते हैं? तो देखिए ये आते हैं जोरव संस्कृति में नेवासा, देमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंद्रौली। ये सभी स्थल जोरव संस्कृति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो देखिए मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है वो इनाम गांव से मिली है। और इनाम गांव जो है एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। पहला क्वेश्चन है कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देमाबाद जो है एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कि सबसे बड़ा है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ मिला है वो मिला है देमाबाद से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं नागदा से। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? गर्तगृहों की प्राप्ति मिली है अहाड़ राजस्थान से। अब देखिए किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो ये मिला है गुनगोरिया से जो कि MP में है। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य है। यह कथन किसका है? यह था H. गोल्डन का। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है इनाम गांव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो देखिए ये पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति खोज किस पुरातात्विद ने की थी? तो देखिए कायथा की जो खोज की थी वो की थी V.S. वाकणकर ने। ठीक है, V.S. वाकणकर ने कायथा संस्कृति खोज की थी जो कहाँ पर है? MP में है, मध्य प्रदेश में है। ताम्रपाषाणिक स्थल देमाबाद की निधि है। कुत्ता और 2 बैल के साथ पर तो रथ पर कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ठीक है, अब देखेंगे आगे ताम्रपाषाणिक
प्रस्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातात्विद ने किया था? तो ये क्या था? MS धवलीकर और HD संकालिया ने। ठीक है, इन दोनों ने क्या था? इनाम गांव का उत्खनन। कौन कौन थे? धवलीकर और संकालिया, ऐसे याद रख लेना। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। तो देखिए मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो स्थल हैं वो महेश्वर, कायथा, एरन, मनोती, नबदा टोली, नारदी, नगदा और चिचली डगबाड़ा आदि स्थल हैं। आगे देखेंगे भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं इनाम गांव से ही मिले हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है ये तुम्हारे किससे है? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। आगे देखेंगे, तो देखिए डोलमेन शब्द से तात्पर्य क्या है? तो ये है गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। इसे क्या कहा गया है? डोलमेन्स। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? तो पहला विषय था पशुओं को पालना। सबसे पहले पशुओं को पालना ही वो सीखा था। होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? एक होमिनिड कहते थे। क्या कहते थे? होमिनिड। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, इस विद्वान का कथन है। किस विद्वान का कथन है? तो देखिए ये कथन था राहुल शाकृत्यायन का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कहा था राहुल शाकृत्यायन ने। ठीक है। किस स्थान पर वर्तमान काल से कितना 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं भाई? तो ये हुए हैं बोरनेओ की नियाह गुफा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो भारतीय जो प्राचीन भारत है वो ग्रोशियन एक उपकरण होता है, इस परंपरा से वो नहीं जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो सबसे पहले इसमें तांबे का मिश्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वी गार्डनर चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो देखिए भाई, वी गार्डन चाइल्ड ने लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा है। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता हैं? तो देखिए लेवा तकनीक के जो उपकरण थे वो मध्य प्लीस्टोसीन, ठीक है, से संबंधित थे। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए चूल्हे के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं बिलासुर गांव से, जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के किस काल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह मिला है सिरकप से मिला है। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान में रहता था और कंदरा में और झोंपड़ियों में रहा करता था। पुरातात्विद स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेपणों को समझने के लिए कौन सी ये स्तर विन्यास पद्धति अपनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचय का किससे संबंध है? ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृत भांडों से संबंधित है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण पाए गए हैं? तो देखिए लेखिया शिलाश्रय से, ठीक है, पाए गए हैं क्या? मानव समाधान के प्रमाण। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं अध्ययन करने में। ठीक है।
अब देखिए दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं लौह काल की। जो दक्षिण भारत की जो समाधियाँ हैं वो मानी जाती हैं लौह काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो देखिए लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सारकोफेगी, डोलेमन, ये भारतीय महापाषाण संस्कृति की एक विशेषता है। अब देखिए लंबवत पुरातात्विक खुदाई उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञान होता है या क्या ज्ञात किया जाता है? तो देखिए खुदाई यदि लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है तो संस्कृति के काल मापन के लिए होती है। लंबवत विधि से तो जो सांस्कृतिक काल विभाजन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो देखिए गंगा घाटी में चावल का उत्पादन लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नवपाषाण प्रस्थल गुफक राल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्वात घाटी में है, जम्मू कश्मीर में। स्वात घाटी जम्मू कश्मीर में है।